अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मेरे कप्तान लॉन्ग मार्च की नाकामी से मायूस होकर रावलपिंडी जलसे में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान तो कर बैठे, लेकिन बाद के हालात ने साबित किया कि ऐलान जितना आसान था उस पर अमल उतना ही मुश्किल है। दोनों सूबों के वज़रा आला ने मीडिया पर तो यह ऐलान किया कि मेरे कप्तान के एक इशारे पर असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी, लेकिन बंद कमरों में लॉबिंग शुरू कर दी कि असेंबलियां ना तोड़ी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खलफशार और पंजाब में मुस्लिम काफ और तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात के बायस मेरे कप्तान अभी तक ये असेंबलियां तहलील करने में कामयाब ना हो सके। वो काम जो चंद मिनट में हो सकता था वो 3 हफ्तों तक लटका रहा। आज का दिन भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग के रहनुमाओं की आमदोरफ्त देखने में गुजर गया। कभी तहरीक इंसाफ के अपने लोग मुशावरत कर रहे हैं तो कभी परवेज इलाही जबान पाक आ रहे हैं। आनियां झानियां तो बहुत हुई हैं, कुछ हासिल वसूल भी होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरें हैं, लेकिन ये तहरीक भी अभी तक जमा नहीं हो सकी। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने आज अपने खिलाड़ियों को उस मुकाम पर फिर बुलाया है जो एहतजाज के लिए उनका पसंदीदा मुकाम है। मेरी मुराद लिबर्टी चौक लाहौर है। मेरे कप्तान खुद लाहौर में हैं और खिताब वीडियो लिंक से करेंगे। अपने कारकुनों को बुलाकर खुद वहां ना जाने की मसलहत मेरे कप्तान ही जानते हैं। असेंबलियां तोड़ने में ताखीर और पीडीएम की तरफ हाथ पर हाथ रखकर बैठने के हवाले से मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान ने वीडियो खिताब के लिए अपने खिलाड़ियों को लिबर्टी चौक लाहौर में बुलाया है। अगर वीडियो खिताब ही करना था तो लोगों को एक मुकाम पर जमा करने की जरूरत क्यों पेश आई। सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान ने अपनी जमात के लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन लाहौर में मौजूद होते हुए भी खुद लिबर्टी चौक क्यों नहीं गए। सवाल नंबर 3, असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजी जाती है और गवर्नर पंजाब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, फिर फौरी तौर पर पंजाब असेंबली तो नहीं टूट सकती। परवेज इलाही और मेरे कप्तान के पास आखिर फिर ऑप्शंस क्या हैं। सवाल नंबर 4, परवेज इलाही ने कल रावलपिंडी में एक अहम शख्सियत से मुलाकात की। इस मुलाकात में उनको क्या करने की हिदायत की गई है। सवाल नंबर 5, क्या मुस्लिम काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय पा चुका है। सवाल नंबर 6, असेंबलियां तोड़ने का काम जो चंद मिनट में हो सकता था वो मेरे कप्तान से कई हफ्तों में ना हो पाया। ये मेरे कप्तान की बेबसी है या सियासी हिकमत अमली। सवाल नंबर 7, मुस्लिम लीग नून काफी दिन से कह रही है कि वो पंजाब असेंबली को बचाने के लिए वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अदम एतमाद करने से आखिर रोक कौन रहा है। सवाल नंबर 8, तहरीक अदम एतमाद लाना भी एक दिन का काम है, लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक ये तहरीक पेश नहीं कर पाई। ये मुस्लिम लीग नून की बेबसी है या सियासी हिकमत अमली। इन तमाम सवालात का जवाब कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तमाम तर नजरें इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ हैं और बिलाखिर वो तारीख आ गई है जिस दिन उन्होंने तारीख देनी है। ये वो तारीख है जिस दिन उन्होंने तारीख देनी है कि असेंबलियां जो हैं वो किस दिन तहलील की जाएंगी। खबरें मिक्स खबरें आती रही आज सारा दिन। कुछ ने कहा कि जी सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो मामला अभी तय नहीं हुए, शायद उसके बाद फिर खबर है कि नहीं तय हो चुके हैं। मुस्लिम काफ जो है एक खबर के मुताबिक जनाब वो सूबाई असेंबली की 30 सीटें मांग रही है और कौमी असेंबली की 10 सीटें मांग रही हैं और शायद इस सिलसिले में कोई डील जो है अब फाइनल हो गई है। लेकिन साथ ही साथ फिर ये खबर भी आई कि नहीं, परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को समझाया है, मुनस इलाही ने भी समझाया है कि ये वक्त नहीं है, ये मौका नहीं है असेंबलियां तहलील करने का। आप बेशक कीजिए, ये आपका हक है, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन अभी नहीं है। इस डेट को बेशक थोड़ा सा आगे ले जाइए। लेकिन जाहिर बात है इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब अपने खिताब के अंदर किसी वक्त भी अनाउंस करेंगे, बताएंगे कि आगे का राय अमल क्या है। लेकिन हम दोनों सिनेरियोज को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इमरान खान साहब असेंबलियां वाकई तहलील करने का, सूबाई असेंबलियों को तहलील करने का ऐलान कर देते हैं तो पाकिस्तान के सियासी माहौल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या मौजूदा हुकूमत मजीद प्रेशर के अंदर आ जाएगी। और इमरान खान साहब अगर ये फैसला कर लेते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि कल ये रिपोर्ट हुआ कि मुनस इलाही साहब की जानिब से उनको ये पैगाम दिया गया है कि अगर आपने असेंबलियां तहलील की तो एग्जैक्ट लफ्ज़ जो एक्चुअली रिपोर्ट किया गया वो ये था कि आपको बहुत मार पड़ेगी। बहुत मार पड़ेगी से मुराद सियासी तौर पे मार पड़ेगी, मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा। तो क्या हो सकता है, इसको डिस्कस करने के लिए आज मैं इस्लामाबाद स्टूडियो से ये शो कर रहा हूँ और मेरे सारे मेहमान मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब। सीनियर तजज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ हैं। अतर भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। और JUI फेस से हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। हनीफ अब्बासी साहब, वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का इंतज़ार था। वो सनी देओल का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, तारीख पे तारीख। तो तारीख वो तारीख आ गई है जिस दिन तारीख का ऐलान इमरान खान साहब चंद लम्हों के अंदर करने जा रहे हैं। आप लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं
या कोई मसला नहीं, खैर है बेशक दे दें डेट। अच्छा मेरी बात सुने, हम तो उस वक्त नहीं घबराए जब 26 नवंबर था, जिस दिन वो कह रहे थे हम 30 लाख लोग लेके इस्लामाबाद पे आएंगे और सारा कुछ बदल देंगे और इस्लामाबाद की जो हुकूमत उसको तय-ओ-बाला कर देंगे। हफ्ते वाले दिन जब वो पिंडी में आप उसकी बात कर रहे हैं? जी मैं उसकी, ठीक। तो वो सारी दुनिया ने देखा और क्या कहते हैं, देखती आंखों ने और सुनते कानों ने सुना कि वहाँ पे जो लोग थे किस कदर थे, कितनी बड़ी तादाद थी, लाखों का मजमा था और लाखों के मजमे के अंदर फिर इमरान खान साहब की बिल्ली जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब मैं असम्बलियाँ तोड़ूंगा, मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊँगा इस्लाम। और जब वो तहलील का जिक्र कर रहे थे तो उनके राइट लेफ्ट अगर आपने देखा होगा जो KPK के वुज़रा थे वो शस्दर रह गए एकदम। वो देखते रह गए कि इमरान खान साहब ने किससे पूछ के ये ऐलान किया है। उनके पास रास्ता कोई नहीं था और अपनी खिफत मिटाने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया किसी से पूछे बगैर। अच्छा। अब सूरत हाल ये है, उन्होंने तो ऐलान कर दिया। अब पंजाब के अंदर क्योंकि देखे ना, जिस दिन से उनके ऊपर मुकदमात बने हैं, कभी वो 25 मई के बाद भाग के चले जाते हैं KPK के अंदर। जब अब मुकदमात की सूरत के हाल का सामना हुआ तो अब वो जाके बनी गाला बैठ गए हैं। जब दोनों हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, ज़मान पार्क में, मैं वही ना ज़मान पार्क में लाहौर जाके बैठ के, लाहौर जाके जो परवेज़ लाई है वो बड़ा काया आदमी है। अच्छा। वो 100 इमरान एक तरफ, परवेज़ लाई एक तरफ। ये आप तारीफ करें उसको उस बढ़ावे को ना वो बड़े अच्छे तरीके से खिला रहा है और सूरत हाल ये बना दी है उसने कि उसको जाके बताया बड़े आराम से, पहले खुद गया फिर बेटे को भेजा है, बच्चे को भेजा। उसे जाके बताया देखिए खान साहब इस वक्त आपके ऊपर संगीन मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, दूसरे तीसरे मुकदमात हैं, फॉरेन फंडिंग के मुकदमात हैं, तोशा खाना के मुकदमात हैं, चोरी डकैती हर चीज़ के मुकदमात आप पे बन चुके हैं। आप जब यहाँ से तहलील कर देंगे, यहाँ कोई केयर टेकर आएगी या कोई और सेटअप आएगा जो इस वक्त हुकूमत को चलाएगा, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के रिजल्ट क्या होते हैं ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन काम ये होगा आप यहाँ से गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा। अगर आप KPK की भी हुकूमत गिरा देते हैं दोनों, तो उधर भी जाके आप छुप नहीं सकेंगे। ठीक। तो बन्नी गाला में तो वैसे ही वहाँ पे PDM की हुकूमत है, राना सनाउल्लाह वहाँ बैठा हुआ है, तो वहाँ कहाँ जाएंगे आप। और इमरान खान साहब जितने दिलेर हैं वो आप भी जानते हैं, मंसूर साहब मैं भी जानता हूँ। बड़े दिलेर नहीं? हाँ, दिलेर। वो दिलेरी आपने देख ली ना। अच्छा। बुलेट प्रूफ अभी घर के ऊपर लग गए हैं ना, बुलेट प्रूफ शीशे नहीं लगे, सुना है कि बुलेट प्रूफ आगे वो टेबल शेबल भी सारी बुलेट प्रूफ है। अच्छा। मेरा कहने से मुराद ये है कि अदलिया की तहरीक में अपनी आंखों से हमने दीवार फलांगते हुए देखा है खान साहब को। अच्छा। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आपने जल्दबाजी में तमाम फैसले किए। ओके। और उस जल्दबाजी में फैसले करते करते इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को आपने दाव पे लगा दिया। और अब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं वजीर आजम नहीं रहा ना तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, तो ये पाकिस्तान भी ना रहे। अच्छा। यानी इस निच पे आकर वो खेल रहे हैं। ठीक है। और ये मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये क्रिकेट का खेल नहीं है मंसूर भाई। ये बार बार वो कहते हैं कि मैं साइफर से खेलूंगा, मैं इलेक्शन से खेलूंगा, मैं PDM से खेलूंगा। ये खेलने शेलने वाली बातें छोड़ें, ये संजीदा लोगों का काम है सियासत। ठीक है। और संजीदगी का मुजाहरा किया है परवेज़ इलाही ने। अच्छा। उसको मालूम है कि अगर आज मैं रिज़ाइन कर देता हूँ या तहलील कर देता हूँ असम्बलियों को, मैं वज़ीर आला कैसे बनूंगा दोबारा? क्या परवेज़ इलाही कभी दोबारा वज़ीर आला बन सकता है? ठीक। कभी वो इमरान खान का उम्मीदवार हो सकता है? हाँ। तो उसे वो 5-6 महीने मजीद चाहिए उसको, उसके बेटे को अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। अतर भाई, आप अगर इस केस को, इस कोलिशन को, ये जो बनी हुई है तहरीक इंसाफ और काफ लीग की कोलिशन जो बनी हुई है, इन दोनों को अगर अपनी अपनी जगहों के ऊपर 1 मिनट के कोलिशन से निकाल के इंडिपेंडेंटली इन दोनों जमातों को देखना शुरू करें, तो जिस तरह हनीफ साहब ये फरमा रहे थे कि वाकई काफ लीग को फिर क्या फ़ायदा होगा इस सारी चीज़ के बाद। और सियासतदान हमेशा चाहता है कि भाई मुझे वो डील दो जिससे मुझे आगे भी फ़ायदा नजर आए, मेरा अगर फ़ायदा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। तो इमरान खान साहब कहीं फ्रस्ट्रेशन में, जल्दबाजी में, जिस तरह इन्होंने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहीं ये फैसला अगर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये तकरीर शुरू हो, पता नहीं हो चुकी है, होने वाली है, गलत फैसला तो नहीं करने जा रहे इमरान खान साहब आपकी नज़र में? गलत फैसले से आपका मुराद है कि असेंबली तोड़ने, तहलील करने का? तहलील देखें, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह आपने कहा कि काफ लीग को और PTI को आप दो डिफरेंट जमातें हैं, उसी तनाजुर में देखना पड़ेगा। PTI और इमरान खान साहब अपने तहफ़्फ़ुज़, जो अपने उनके मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, काफ लीग अपने जो मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और काफ लीग को भी पता है कि कभी भी 10 सीटों के ऊपर वो वज़ीर आला तो नहीं बन सकते थे। अगर आज वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं
असम्बलियाँ बैठे हैं वो किस वजह से बैठे हैं? अपने मफादात के लिए बैठे हैं। और उनको भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा जिस तरह हनीफ अब्बासी साहब ने फरमाया कि वो बड़े ज़ीरक किस्म के सियासतदान हैं और हर ज़ीरक सियासतदान को नज़र आ रहा है कि इस वक्त अवाम का मूड क्या है, वो उस तरफ जाएंगे जो अवामी मूड है। इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आज मैं वो तहरीर करके वो लिख के भी दे आया हूँ और मैं खान साहब के हवाले कर आया हूँ। और मोनस इलाही साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ये उनकी अमानत है और हम उनको दे आए हैं। उनको भी पता है कि अगर हमने अगले इंतखाबात के बाद अपनी सियासत में कोई थोड़ी सी आगे बढ़ना है, पेशरफ्त करना है, कामयाबी लेनी है, तो हमें खान साहब के साथ चलना पड़ेगा। और उसकी आप एक देख लें, बहुत तनकीद होती है कि खान साहब की ये पॉलिसी गलत है, वो पॉलिसी गलत है। वो लॉन्ग मार्च यहाँ पे लेके आए, जब वो लॉन्ग मार्च लेके आए थे उस वक्त बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ेंगे। उन्होंने कहा मैं असेंबलियाँ तोड़ रहा हूँ। अब अगर ये फैसला खान साहब के खिलाफ है तो जो ही उन्होंने ये ऐलान किया, अगले दिन अगर आप मौजूद हुकूमती इत्तेहाद को देखें, उधर तो आग नहीं लग गई, जमीन आसमान एक कर देंगे, इनको असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे। पहले ये कहते रहे कि असेंबलियां तोड़ो, असेंबलियां तोड़ो। सो इट मींस कि वो जो भी सियासत कर रहा है, हुकूमती इत्तेहाद कैच अप खेल रहा है। सियासत को वो लीड कर रहे हैं, वो जिस तरफ चाहते हैं वो ले जाते हैं। नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब ये कहते हैं जी आ जाए कराएं। वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं क्या आगे क्या डेट? नहीं, पहले दिन वो कह रहे हैं क्या डेटें देते हैं आप, अनाउंस करें, तोड़ें असेंबलियां, हम इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप हुकूमती इत्तेहाद ने नहीं कहा कि असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोशिश ऑप्शन है भी नहीं ना, लेकिन वही ना 181 लोग हैं इनके पास पंजाब असेंबली, वही ना। तो उन्होंने कहा कि हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे कि असेंबलियां ना टूटें। अब जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, अगला बंदा असेंबली तोड़ रहा है, तो आपने यही कहना है कि इलेक्शन लड़ो। फिर मजबूरी के तहत इमरान खान साहब की पिच के ऊपर ही खेलना पड़ा। उन्हीं की पिच पे खेल रहे हैं और ये पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं और अगले 4-5 साल भी खेलते रहेंगे अगर इन्होंने मुल्क के हालात को बेहतर ना किया। हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये सर ये जो सूरत हाल चल रही है, मैं पंजाब की खास तौर पे मैं सोच नहीं सकता था कि एक ये वक्त भी आएगा कि शेर जो है वो मुकाबले से भागेगा, वरना मतलब पंजाब को जो है वो शेर का गढ़ एक ज़माने में कहा जाता था। लेकिन ये आप सबके लिए परेशानी नहीं है अगर पूरी पीडीएम को उठा के देखी जाए। इमरान खान साहब ने तो ये भी ऐलान किया है कि ज़रा मैं यहाँ से फारिग हो जाऊँ, उसके बाद मैं सिंध भी जा रहा हूँ, उसके बाद सिंध भी नहीं छोड़ूंगा, मैं बलूचिस्तान भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो पूरी पीडीएम को डिफेंसिव मोड के ऊपर नहीं ले आए इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर भाई, इमरान खान की बात को कोट करके फैसले उनकी बात पे नहीं हो सकती है। अच्छा, हाँ, इमरान खान की कितनी बातें हैं जिस पर लोगों ने यू टर्न लिया है, सबसे भी ज़्यादा है जब वो हुकूमत में थे। और ये उनकी पहचान है यू टर्न। वो क्यों? इसलिए कि वो कहा करता था कि यू टर्न अजीम क़यादत की अजीम अलामत है। ठीक है, लिहाजा क्या इससे यू टर्न वो नहीं ले सकते हैं? जैसे अमरीकी साजिश से उन्होंने यू टर्न लिया, IMF नहीं जाना है वरना खुदकशी करूँगा, यू टर्न लिया। कितनी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। लिहाजा बुनियादी तौर पर बात यह है कि इमरान खान की सियासत मनफी सियासत है। उसकी इब्तिदा भी नफ़ी से शुरू होती है, उसका इंतहा भी नफ़ी। लेकिन कामयाब है। लेकिन नहीं, लेकिन कामयाब कहाँ है? कौम का बेड़ा भी गर्क किया और पाकिस्तान का बात नहीं सुनी। लेकिन अतर बाई की बात, उनकी बसीरत अपने हद तक उनकी, इनका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उनकी राय से इत्तेफाक करे। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेरी राय से कोई इत्तेफाक करे। फैसला कौन करेगी? जो सुनने वाले हैं। आप ये देखिए, वो इक़्तिदार में आने के लिए हर वो हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया है जिसका अवली नतीजा कौमी और रियासती अदम इस्तेहकाम उसका नतीजा रहा है। अगर आज 124 दिन का धरना सामने रखे, सियासी अदम इस्तेहकाम नतीजे में आया और माशी अदम इस्तेहकाम नतीजे में आया। और जब इनको हुकूमत दी गई बैसाखियों की बुनियाद पर वो मुसल्लत हुए। किसकी तरफ? पौने 4 साल में। किसकी तरफ से? एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। किसकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? एस्टेब्लिशमेंट कौन है पाकिस्तान? उस वक्त कौन थी? बाजवा साहब थे। बाजवा साहब ने? बिल्कुल, बाजवा साहब ने मान लिया, उन्होंने मान लिया ना। अच्छा, मैं तो नहीं कह, बाजवा साहब ने कहा कि 2021 से हम एपॉलिटिकल हो गए ना। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद इतराफ़ कर रहे हैं। हाँ। और इमरान खान ने खुद कहा है कि मैं जो अपोजिशन के खिलाफ जितने भी केसेस मैंने बनाए हैं, ये तो मुझे तो पता नहीं था। यही बात इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे तो बाजवा साहब की एस्टैब्लिशमेंट जो है और बाजवा साहब की एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों को भी लेकर ये उन्होंने खुद कहा कि ये केसेस मैंने नहीं, ये तो ऐसा ही मुझे कहा करते थे। और ये इमरान खान कहते हैं कि मैं जो कानून साजी कर रहा था वो भी ISI की इंटेलिजेंस की कॉल के बलबूते पे मैं कर रहा था। और आज खुद कह रहे हैं कि मैं तो कठपुतली हुक्मरान था, मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। तो आप किस इमरान खान की बात करते हैं? ठीक। लिहाजा जब एक शख्स बीक के जरिए इख्तिदार मांग रहा है,
आ गया बीक के जरिए, बैसाखी के जरिए, और फिर जब इख्तिदार से उनको हटाया गया, अब इख्तिदार के हुसूल के उन्होंने आइन शिकनी भी की डिस्ट्रिक्ट स्पीकर के जरिए, ठीक है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी की। हाँ। अब उसी इख्तिदार के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा भी लिया। अच्छा, आज जो परवेज इलाही साहब बैठे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की फैसले के नतीजे में बैठे हैं ना। ऐसे ही। तो उस वक्त इमरान खान का वर्जन ये था, मौकफ ये था कि मुझे हुकूमत करने नहीं देता। वज़ीर आज़म बाप है और बैठा वज़ीर आला है, मुझे हुकूमत करने नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि चलो ये हुकूमत ले लें, आप कहो। आज कहते हैं कि मुझे असेंबली तहलील करने नहीं देता। अब कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है? ठीक ठीक। तो लिहाजा मैं इस पर आता हूँ, हुकूमत में जाने के लिए बीक, इंतशार, अफरा तफरी, झगड़ा, सुप्रीम कोर्ट से बीक, फिर हुकूमत बनाने के लिए 176 सीटें उनके पास है, काफ लीग से इख्तिदार की बीक। आइए आपको वज़ीर आला बनाएंगे। आज उनकी सियासत चौधरी परवेज इलाही तो क्या मोनस इलाही की मुट्ठी में है। अच्छा, भीख की बात, हाफिज साहब भीख की बात कर रहे हैं। मेरा हनीफ साहब, पहले सर ये पॉलिटिक्स है सर। आप लोग पीडीएम बनाएं, आप लोग पीडीएम के लिए इख्तिदार की खातिर एक दूसरे से इत्तेहाद करें, तो वो भीख नहीं है, उसको भीख ना कहे। जेयूएफए के साथ यार हमारी सियासत को छोड़े ना, वो तो क्या अनमोल सियासत को आला आया था ना। कौन जी? वो फरिश्ता आया था ना सियासत के अंदर एक। अच्छा। वो एक फरिश्ता था जो कहा करता था कि हॉलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर, वो साइकिल पे जाता है, तो उसने हेलीकॉप्टर को साइकिल बना लिया। वो कहता था कि मैं 90 दिनों में करप्शन खत्म करूंगा। उसके घर से करप्शन के वो खुरे निकल रहे हैं कि पाकिस्तान की रहती दुनिया तक 75 साल तारीख में ऐसे खुरे नहीं निकले। और कौन सी पिच की बात करते हैं, उसको तो उंगलियों पे खिला रहे हैं हम बच्चे को। आप खिला? बच्चे जमहूरियत को मैं उंगलियों पे खिला रहा हूं, हमारी पूरी लीडरशिप उसको उंगलियों पे खिला रही है। अच्छा। उसका कौन सी बात है जो सच निकली है? पागलों की तरह बाहर निकला, एक कागज लहराया और लोगों ने वोट दिए, लोगों ने वोट दिए, उससे मुकर गया। सुने, और लोगों ने वोट हमें भाईजान, जब ये इख्तिदार में थे, मंसूर साहब सुने, जब ये इख्तिदार में थे, हमने 16 में से 14 बाई इलेक्शन जीते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अकेले। इसको ये रात को सुबह उठे पॉपुलैरिटी हो तो लोगों की आप इलेक्शन करवाना शुरू कर देंगे। महंगाई की वजह से मार पड़ी ना। नहीं, अभी मैं साहब को महंगाई की वजह से मार पड़ी, आप लोगों को अभी अख्तर भाई ने बात की, अभी उसको क्लियर कर लेना। अच्छा, वो उसको हम उंगलियों पे नचा रहे हैं और उंगलियों पे वो नाच रहा है। अच्छा। और इख्तिदार की खातिर यकीन माने इमरान खान पागल हो रहा है। उसकी समझ से बाला तर है कि हम किस पॉलिसी को साथ लेके जाऊं। वन मैन शो है और उसी बुनियाद के ऊपर आप देखें ना, वो 26 नवंबर को आया, यकीन माने 15,000 से जायद लोग नहीं थे। 15,000। उसकी वजह सुन लें आप, देखें ना, वो कहते हैं नहीं लाखों का मजमा। फिर किसी और को नजर आया होगा, उस पिंडी शहर की फुटेज मेरे पास मौजूद है, मेरे लोग वहां मौजूद थे। मेट्रो का एक एक पोर्शन मैंने एज ए स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया है। अगर आप देखें, चांदनी चौक से 6 रोड तक 900 मीटर बनता है। अच्छा। 900 मीटर। लेकिन ये रहमानाबाद से 6 रोड तक 500 मीटर बनता है। 500 मीटर में लोग थे, जितने खपा सकते हैं आप 500 मीटर में खपा लें। अब पिच की बात करते हैं। पिच कौन सी भाई? एक शख्स को समझ नहीं आई कि मैंने इस्लामाबाद जाना उसने पेशावर था, उसने लाहौर का रुख कर लिया, तो अपनी मंजिल को कैसे पहुंचा वो? उसको तो एक राना सनाउल्लाह जैसा इंटीरियर मिनिस्टर जो है, उसने नथ डाली हुई थी, उसी के कहने के ऊपर वो इस्लामाबाद के अंदर 1 इंच दाखिल ना हो सका। असेंबलियां तहलील करने का जो ये फॉर्मूला बना रहे हैं, आपको पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये कल को इलेक्शंस हों 90 दिन के अंदर, ये दोनों सूबों में इनकी हुकूमतें 5-5 साल के लिए आ जाएं, और उसके बाद आप लोगों ने कौमी असेंबली के जब इलेक्शन कराने हैं तो सारी इंतजामिया इनके पास होगी। जी मंसूर साहब, और बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े वाली बात है ना। क्यों? ये मेरी बात नहीं समझे। इलेक्शन आने दें। अच्छा। और आप कह रहे थे ना कि इलेक्शन से हम भाग, कौन सी सियासी जमात इलेक्शन से भाग सकती है? इसने टोटल इस हाइप के अंदर 5.5 लाख वोट लिए हैं। ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ है नेशनल असेंबली का, 5.5 लाख, और हमने कितने लिए? 4.5 लाख। मुस्तफा नवाज खोकर जानते हैं ना, आपकी इसी इलाके शहर के ना, वो कल पीपल्स पार्टी छोड़ के हटे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यूज के अंदर भी ये बात की कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से क्यों भाग रही है। सारी जमातों का आपका यही हाल? मुझे नहीं पता, पीपल्स पार्टी की तर्जमानी वो कर रहे होंगे, कोई और करेगा ना। मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी कर रहा हूँ ना, कि 5.5 लाख वोट हमने लिए इस हाइप में। 5.5 लाख जब हमारी लीडरशिप ने उस बाई इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अच्छा, ठीक है। अभी तो बब्बर शेर आ रहे हैं ना सर, आ रहे हैं। जब बब्बर शेर आएगा, मैदान लगेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। बब्बर शेर लोगों को जेलों में नहीं डाला जाएगा। हाँ, इमरान खान के बारे में मैं नहीं कह सकता। ठीक है।
कि वो जो केसेस चल रहे हैं वो अगर नाहल हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तो उस पे तो मैं नहीं, वो तो कानून रास्ता अपना खुद बनाएगा। बब्बर शेर मैंने तो नहीं बनाना। बब्बर शेर आ रहा है, हनीफ अब्बासी साहब ने कहा, लेकिन बब्बर शेर के आने से पहले मेरे प्रोग्राम में ब्रेक आ रही है, पहले वो ब्रेक जरा देख लें, वापस आके दोबारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक नुक्ता जो हनीफ अब्बासी साहब ने अभी ब्रेक से पहले दिया था, उसमें एक तो उन्होंने कहा कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो हमारी लीडरशिप वहाँ पे नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ा एक हैरानगी की बात यह है कि आपकी लीडरशिप को किसी ने मना किया था कि वो ना आ जाए, मतलब ये भी आपका अपना ही फैसला था ना, किसी ने कहा तो नहीं था। और दूसरी बात ये कि किस बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून अगर इतनी कॉन्फिडेंट है कि जनाब कोई मसला नहीं, करवाएं इलेक्शंस, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, तो फिर अगर ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्या ये वो जैसे कहते हैं ना, कभी कभार एक कप्तान जो क्रिकेट टीम का कप्तान होता है वो पिच को रीड गलत कर लेता है, स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर फास्ट बॉलर्स को लगा देते हैं, तो कौन सी टीम यहाँ पे गलती कर रही है, किस टीम का कप्तान गलती कर रहा है कि क्या वो अवाम की पिच को रीड नहीं कर पा रहा? मैं इस पर जरा बात करना चाहूंगा। हनीफ भाई से जरा सबसे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे चलूं कि आपके लीडर्स अगर नहीं थे पिछले इलेक्शंस के अंदर, ज़िमनी इलेक्शन में, किसी ने रोका था उनको? बिल्कुल नहीं रोका था। तो फिर क्यों नहीं? और होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था ना, ताकि पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं। देखे ना, शिजा हमारी वो जो बहन वहां से हारी है 7,000 के 8,000 के 10,000 वोटों से, इस इमरान से। अगर हमारी लीडरशिप वहां पे पार्टिसिपेट कर रही होती तो लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप, तो मैं बिल्कुल मान रहा हूं ना। मैं कब कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा, मैंने कब कहा कि नहीं नहीं ये भी ठीक है जी मंसूर साहब? अच्छा, इस तरह थोड़ी होता है। मान के चलो भाईजान, ਅਸੀਂ पॉलिटिकल वर्कर है ना। गुड गुड। हमने तो दरियां बिछाई हैं भाईजान, पोस्टर लेवी वाले हाथों से लगाए हैं, और हम वो लोग हैं जिन्होंने सर्व किया है, और मौजूदा वजीर आजम की हमने निगरानी में सर्व किया। आपको पता है पिंडी में आपने मेरे साथ 2-3 प्रोग्राम किए हैं। देखिए ना, पहली बात मैं एक आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा मंसूर साहब, खुदा के लिए इस पाकिस्तान में मुकाबला ये होना चाहिए था कि यार इस पाकिस्तान को डेवलप करने में मैंने क्या किरदार अदा किया। आज बदकिस्मती ये है कि इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल का गंद लोग भूल गए हैं, और वो शुरू हो गए हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर। भी 4 साल में जो बंदा एक हॉस्पिटल ना बना सका हो, 10 किलोमीटर की सड़क ना बना सका हो, जिसने आपकी फॉरेन पॉलिसी को तबाह करके रख दिया हो, चाइना आपसे नाराज, जो सी पैक करके यहां से चला गया हो। हनीफ भाई, जब आप लोगों ने महंगाई मार्च निकाला था ना पीडीएम ने मिलकर, ठीक है, तो 12 से 13% की महंगाई थी, आज 25% से ऊपर। मैं उधर आ जाता हूं ना, उधर फिर आप इसमें कंपैरिजन करना चाहते हैं तो 2018 में डॉलर कितना का छोड़ा था हमने? 125 रुपए का। पेट्रोल कितने का छोड़ा था हमने? 70 रुपए का। सुनते जाए ना जरा आप। मैं सुन रहा हूं। चीनी 54 की छोड़ी थी, आटा 35 रुपए का छोड़ा था। जो हमारी ग्रोथ रेट था, यानी हमारी तरक्की की शरह थी, वो 5.8 थी। ठीक है। सी पैक के $62 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहे थे, और 72 मल्टीनेशनल के सीईओ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे हुए थे। चाइना आपकी मदद कर रहा था, मिडिल ईस्ट आपकी मदद कर रहा था, अमेरिका और यूरोप आपके साथ जुड़ गया था। जहाजों के ऊपर बैठ के तो लोग नौकरियों के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के लोग जो थे, जो ड्राइवर था, जो एक्सक्वेटर का ड्राइवर था, जो लोडर था, वो वहां पे हजारा मोटरवे पे और काम कर रहा था। अतर भाई, ये एक तो हनीफ अब्बासी साहब ने सारे फिगर्स याद करके आए हैं आज, मतलब रवानी से, मैं वही याद किए हैं ना, रवानी से आप, मुझे तो पता नहीं था आप सवाल करेंगे, जिस तरह बोले। तो ये फिगर्स वाकई, जब इमरान खान साहब भी बैठ के इकोनॉमिक फिगर्स देते हैं, उन फिगर्स को इन फिगर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनकी अपनी गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट सामने आई इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें बताया गया कि इमरान खान के दौर में शराय तरक्की क्या थी और इस वक्त क्या है। क्या जो इसके लिए आपको मारे मुआशियात होने की जरूरत है मंसूर भाई? किसी भी शख्स से जाके स्ट्रीट में पूछ लें इस वक्त उसकी क्या हालत है, वो अंडे कितने के ले रहा है, वो डबरोटी कितने की ले रहा है, उसको समझ नहीं आ रही। आप अवामी शऊर की कितनी तौहीन करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि जी बबर शेर आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने कहा जी बीच में ब्रेक लेनी है, और बबर शेर ने भी तो ब्रेक नहीं, पर आप लोग, बबर शेर ने खुद भी इतने लंबे अरसे से ब्रेक ली हुई है कि जमीनी हालात डिफरेंट हो चुके हैं। आप असेंबलियां तो वो खुद भी मान रहे हैं कभी लीडरशिप को होना चाहिए। कभी इम्कान ये है कि असेंबलियां तोड़ने का खान साहब ऐलान कर देंगे आज, उसके बाद आप तगड़े हो जाएं, आप उनको हरा दें, उनकी सियासत खत्म कर दें ना। आप सारी सियासी जमातें जो आप ये भी कहते हैं। अच्छा अतर भाई, वैसे आप अपने अगर दिल के ऊपर हाथ रख के कि बिल्कुल, मतलब मैं आपकी बात पे हमेशा ट्रस्ट करता हूँ, आपके जो तज्जिया होता है, मैं उसकी चंद बातों से बेशक इख्तिलाफ भी करूँ, बट आई ट्रस्ट यू, आप सच्चे दिल के साथ अपना तज्जिया देते हैं। 1 मिनट के लिए अज्यूम कीजिए कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन हार जाते हैं, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, क्या वो रिजल्ट मानेंगे?
डिपेंड करता है, हो सकता है कि उसमें वो कोई ना कोई एतराज करें। अब इस वक्त तो मैं नहीं आपके जिन में कितने % ये लगता है कि वो नहीं मानेंगे इलेक्शन के रिजल्ट? नहीं, वो तो देखें इनकी तो वो बहुत सारी बातें नहीं मानते। मुझे लगता है 95% मेरा दिल कहता है इमरान खान रिजल्ट नहीं मानेंगे, अगर हार गए नहीं मानेंगे। मसला ये कि मंसूर भाई कि इस वक्त कोई शख्स ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि इमरान खान अगला इलेक्शन हारेगा? अब प्रॉब्लम ये है कि जब सब कुछ सामने नजर आ रहा है, 13 जमातें मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रही, और मुस्तफा नवाज खोकर साहब का आपने जिक्र किया। एक्चुअली इशू पता क्या है, जब पैनामा का केस चल रहा था ना, और पैनामा का जो कुछ हुआ था उस दौरान भी, उस केस के चलने के दौरान भी नून लीग यही समझती थी कि 2018 के इलेक्शन अब जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं, पैनामा शैनामा आता रहे, कोई चक्कर नहीं। लेकिन वो उस केस की वजह से इतना बड़ा झटका लगा मुस्लिम लीग नून को कि उन्होंने खड़ा नहीं उसके देखे ना झटका, ये देखे ना मंसूर भाई, ये देखे ना वोट बैंक नहीं हिट हुआ, देखें आपके इलेक्शन की बात है, अपने इलेक्शन की गल ना करना। मैं जनरल दी गल करना, मैं जनरल दी गल करना, मैं जनरल दी गल जवाब देगा तो भाई बात कर ले, मैं इसका जवाब दूं। दूसरी बात यह है कि देखें ये लोग सारे जो इकट्ठे हुए, कौन सा इनका नजरिया इकट्ठा है, कौन सी ऐसी चीज है? अभी अब्बासी साहब ने जिक्र किया कि लीग और पीटीआई का इकट्ठा नहीं वो तो इत्तेहाद है ना, वो इन्होंने बनाया। पर ये जो है ये तो एक पूरी इनकी सियासत एक दूसरे के खिलाफ चलती रही, किस वजह से इकट्ठे हुए? मुझे कोई इतराज नहीं, इमरान खान की वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर मुझे बात कंप्लीट करने दे तो समझ आ जाएगी जो सुन रहे भी हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इमरान खान को लगा कि मैं इक़्तिदार में इस वक्त नहीं आ सकता जब तक मैं काफ लीग के साथ नहीं मिलूंगा। इनको ये लगा कि हम कभी भी सब मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे। भुट्टो के वारिस और ज़िया उल हक के जानशीन इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगे तो हम इस एक शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ये समझने की चीज है। दूसरी बात, मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने कल ही एक इंटरव्यू में फरमाया कि 2021 जो न्यूट्रलिटी की बात होती है, जब तहरीके अदम एतमाद भी आई, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरह रोल प्ले कर रही थी वो सबके सामने है। तो इस वक्त जो ये प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट वो होता है जब किसी इदारे का या किसी का एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोजेक्ट हो ना, उसको एक ही खौफ होता है, वो होता है जमूर का खौफ। तो ये जमूर में जाने से इस वक्त डर रहा कौन है? खान साहब को इनको ये कह रहे हैं कि ये डर इमरान खान साहब को 10 अप्रैल से पहले खुद भी था क्या? नहीं तो हो, बिल्कुल हो सकता है, उनको भी तो था, वो भी प्रोजेक्ट थे उस वक्त भी। तो देखें वो उस वक्त तो उन्होंने कहा था। अच्छा चले मैं वो टू द पॉइंट सवाल कर लेता हूँ, इमरान खान साहब खुद भी प्रोजेक्ट थे या नहीं थे? ये बात मानते हैं? किस प्रोजेक्ट थे? नहीं थे, अवाम का प्रोजेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट के नहीं थे। नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। हाँ। देखें, एस्टेब्लिशमेंट का रोल इमरान खान के पीछे भी था, उससे पहले भी था। लेकिन क्या इस वक्त कोई ये कह सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान ये अगला इलेक्शन जीतेंगे या ये इलेक्शन हारेंगे? अब होता यह है कि अगर आप इस तरह प्रोजेक्ट बनाते हैं और आप ये समझते हैं कि आप इतने वाइज हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो 13 जमातें मिल गई हैं ना, बना लें एक प्रोजेक्ट, लड़ लें इलेक्शन। भाई अवाम के, आप जमहूर के, मैं अगेन वो बात करता हूं, उनके शऊर की आप तौहीन नहीं कर सकते। 2018 का जो इलेक्शन हुआ, जी वो एस्टैब्लिशमेंट की हमायत इमरान खान साहब को हासिल थी। सवाल ये नहीं, अगर ना होती, अगर वो सपोर्ट ना होती, इमरान खान साहब इलेक्शन जीत सकते? फिर तो FIR भी दर्ज ना होती जो आजकल हालात। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मैंने कहा 2018 के इलेक्शन में अगर इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होती, क्या वो इलेक्शन जीत सकते? अच्छा, अब इसको हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं? इसका क्या पैमाना हो सकता है? इस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है ना, इलेक्शन करवा लें, पता चल जाएगा। अगर वो तो इबरतनाक शिकस्त होगी। नहीं, ये इस तरह नहीं होता कि मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी हो जाए, इस तरह नहीं होता। ठीक होता इस तरह ये है, देखें आपने 2018 का इलेक्शन लड़ा और किन लोगों के साथ लड़ा, जिनकी बात इत्तेहाद किन लोगों के साथ किया, जिनको आप कहते थे डाकू है, उसके साथ आपने इत्तेहाद किया। जिसको आप कहते थे मैं चपड़ासी ना रखूं, उसको वजीर दाखिला बनाया। जिस MQ को कहते थे इसके साथ बैठ के हुकूमत बनाना पड़ा, तो मैं हुकूमत बनाऊंगा ही नहीं, मैं इनके साथ जिंदगी में नहीं बैठूंगा। वो जब सारे इनके साथ थे तो वो बहुत अच्छे थे। जब इनसे अलहदा हुए, क्योंकि सारी कौम उस वक्त वोट किसको दे रही थी? शेर को दे रही थी, जैसे मैंने आपको रिजल्ट बताया, आपके सामने है। और दूसरा, ये बात कैसे आप कह सकते हैं कि बार बार आप कहते हैं पनामा से नहीं, मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले अंदर कर दिया गया था, मरियम नवाज जेल के अंदर, कैप्टन सफदर जेल के अंदर, हनीफ अब्बासी जेल के अंदर। ये 4 लोग इलेक्शन से पहले जो था इनको पैक कर दिया गया था। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए, हम फिर भी पंजाब में जीत गए। ठीक है। पंजाब में सीटें किसकी ज्यादा थी मंसूर बताएं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। ठीक है। और उस बुनियाद के ऊपर जो लोग थे, आजाद इंडिपेंडेंट थे, वो जहाज में भर भर के जब लाए गए बन्नी गाला 27 के करीब, 28 के करीब। होता यह है, अमूमन रवाज ये है कि जो अक्सरीती पार्टी होती है उसके साथ जो इंडिपेंडेंट होते हैं चले जाते हैं। ठीक है। वो 27 लोग
ठीक है सर, फिर नेशनल असेंबली के अंदर इनकी हुकूमत अगर एमक्यूएम ना होती, मुझे बताएं, अगर चपड़ासी ना होता, अगर डाकू ना होते, तो इनकी हुकूमत बन सकती थी। मुझे नहीं पता यानी आप ये किसको चपड़ासी कह रहे हैं? जिसको इमरान खान ने कहा, मैंने नहीं कहा, जिसको इमरान खान ने कहा, मैं नहीं कह रहा। मुझे इजाजत दीजिए। तो इसलिए भाईजान मैं आखिरी लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहा हूं कि खुदा के लिए इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की फिक्र करें। ठीक है, अगर इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है भाईजान, हमारे तो पोते नवासे नवासियां पाकिस्तान। हाफिज साहब, ये आप ये लंदन में बैठ के फिक्र तो नहीं होती ना, या मिलान में? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यही बैठ के इस एक शख्स ने 3 दफा का वजीर आजम, उसको बेटे से सैलरी ना लेने पे जब आप निकालेंगे, जब उसको उस जिंदान में डालेंगे जिसके फैसले आज अदालतें कर रही हैं, जहां उसकी बेटी बरी हो रही है, और आज जिसको आप फरिश्ता समझते थे, जिसको आप देवता समझते थे, उनका पूरे का पूरा घराना डाकू निकल रहा है। मैं हाफिज साहब से 45 करोड़ हाफिज साहब करोड़ में बेच रहा है। हाफिज साहब, इमरान खान साहब, ये जो बातें हो रही हैं कि जनाब इसको एक जमाने में चपड़ासी कहते थे, इसको एक जमाने में डाकू कहते थे, फिर उसके साथ इत्तेहाद कर दिया। सर, आपकी जो पीडीएम की सारी जमातें हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ माजी में क्या क्या बयान देती रही हैं, आप लोग भी तो इकट्ठे हुए हैं ना। ये सियासत अगर आप लोगों को करने की इजाजत है तो इमरान खान को क्यों नहीं? फर्क ये है, इमरान खान और उनकी पार्टी जिस चीज़ का भी मजमुआ था, हनीफ अब्बासी ने सब कुछ बता दिया। ठीक है, एमक्यूएम को वो दहशतगर्द और फासिस्ट तंजीम कहते थे, बाद में कहा कि ये तो बहुत नफीस लोग हैं। अच्छा, शेख रशीद के बारे में क्या कहते थे, फिर लाडला बन गया उनके लिए। चौधरी परवेज इलाही के बारे में क्या कहता रहा है, बड़ा डाकू। और चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इसकी निपियाँ तब्दील हो जाती रहती हैं। कहा नहीं कहा, ये सारी बातें। इमरान खान ने नारा क्या लगाया? इमरान खान ने कहा कि ये हो नहीं सकता है कि मैं फासिस्ट और डाकुओं के साथ मिलकर हुकूमत बना दूँ। ठीक है, उन्होंने मदीने की रियासत की बात की थी जी। तो क्या मदीने की रियासत की तामीर उन लोगों पे उन्होंने खड़ी की जिसको वो डाकू कहते थे, जिसको वो चपड़ासी? मैंने तो ये नहीं कहा है। ठीक है, मैंने तो ये नहीं कहा कि फलान डाकू है, फलान लुटेरा है, फलान फलाना है, फलान फलाना है। हमारा कामन मुश्तरक चीजें क्या थी हमारे? सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहा? मैं आप ही की तहदी है ना। देखिए, मैं आपको वो कामन चीजें, मैं अगर उनकी वो क्लिप निकाल के दिखाना शुरू करूं, मतलब शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटना। देखिए मंसूर भाई, किया ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इमरान खान की वजन, उनका बयानिया, उनका मौक़िफ़ तमाम माजी की जितनी भी सियासी क़ियादत है या आज की, उनके मुताबिक वो उनसे अलग था। उन्होंने अपने आप को कौम के लिए और मुल्क के लिए मसीहा बना के पेश किया। साहब, आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं ना कि चलें जी, ये भी हमारे जैसा ही है। नहीं, यही कह सकते हैं। वो ये कह सके कि हमसे भी नीचे है। नहीं, मैं नहीं कहूँ, उसका किरदार खुद कह रहा है कि वो सियासत में उनका कोई इन होना ही गलती थी। इमरान खान की। क्यों सर? इमरान खान की पाकिस्तान की सियासत में इन होना ही सबसे बड़ी गलती थी। सियासत करने का हक तो सबके पास है। वो इसलिए गलती थी ना, जो नुकसान जनरल अयान ने पाकिस्तान को पहुंचाया, उससे बढ़कर नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया। वो किस तरह? वो इस तरह कि इमरान खान ने सीपेक बेच दिया। अच्छा, इमरान खान ने स्टेट बैंक बेच दिया। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर को नरेंद्र मोदी के हवाले कर दिया। इमरान खान ने उन्होंने 4.5 साल उनकी हुकूमत थी, जब उन्होंने स्टेट बैंक बेच दिया IMF के हाथों, कश्मीर बेच दिया, सीपेक तो अभी काम हो रहा है। अभी जाके हमला करें, कश्मीर ले लें। देखिए, उन्होंने हल्फ उठाया कि पाकिस्तान के मफादात को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सीपेक को मुअत्तल करके पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान थे, वो IMF और अमेरिका के हवाले में थमा दिया, उनके हाथ में थमा दिया। कि अफगानिस्तान हम पे बमबारी कर रहा है, ये इनकी कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, अतर काज़मी साहब और हाफिज हमदुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद से ये शो आज आपने देखा। मैं अभी इस्लामाबाद के अंदर इंशाल्लाह कल का शो भी मैं यहीं से करूँगा। इमरान खान साहब के आज के ऐलान के बाद और क्या सूरत हाल बनती है, तफसील से कल इसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।